नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि हमने जो विद्युत जनित्र पढ़ा था, विद्युत जनित्र के माध्यम से और भी सारी चीजें हमने देखी थी कि जब फैराडे ने 1831 में विद्युत जनित्र का उत्पादन कर दिया था, तो विद्युत ऊर्जा के तौर पर यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारे ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पढ़ा था। हमने कोयला संयंत्र पढ़ा था, हमने जल संयंत्र पढ़ा था, हमने इसके अलावा नाभिकीय संयंत्र पढ़ा था। तो इस तरह से हमने देखा था कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे हमारे पास संयंत्र थे। हमने जो संयंत्रों के बारे में पढ़ा था, इन सारे संयंत्रों से एक बात हमने विशेष कर देखी थी कि चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ताप ऊर्जा हो, चाहे जल ऊर्जा संयंत्र हो, कोयला संयंत्र हो, किसी तरह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हो। अभी हम बहुत सारे पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, प्रकाश वोल्टेज सेल, बहुत सारे संयंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इन सारे संयंत्रों से जो प्राप्त ऊष्मा थी उसको अंततः हम किसमें परिवर्तित करते थे? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा का जो हमने बिंदु पढ़ा था, विद्युत ऊर्जा के बारे में बेसिकली क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आवेशों, अब देखिए ये चीजें हमने देखी थी कि आवेश में निहित ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, और हमारे पास आवेश धनावेश थे, इसको हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको जो मैं ये ऊर्जा संयंत्र जो हम संयंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे कोयला संयंत्र है, जल ऊर्जा संयंत्र है, इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो इन सारे संयंत्रों को हम इस तरह से समझेंगे कि जो इनका स्टेप क्रम एक हो, जिससे हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, जैसे अगला है पवन ऊर्जा संयंत्र, आप इसको पवन शक्ति भी कह सकते हो ना। ये पवन ऊर्जा संयंत्र क्या है? देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र जो है पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके, अब पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं? पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग हम पवन शक्ति के द्वारा विद्युत ऊर्जा, विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, हमने देखा था कि पवन में जो गतिशील हवा है उसमें ऊर्जा विद्यमान होती है। और ऊर्जा, देखिए ऊर्जा के बारे में अब बेसिकली हमने पढ़ा है कि ऊर्जा के बारे में हम सारा कुछ जानते हैं। हमने स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा, गतिज ऊर्जा को पढ़ा, जो यांत्रिक ऊर्जा के इस प्रकार थे। और ऊर्जा के बारे में और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पढ़ी थी हमने इन सब के बारे में। तो ये पवन ऊर्जा संयंत्र क्या है? देखिए, होता क्या है कि पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये पवन शक्ति के माध्यम से चलता है। अब ये पवन शक्तियां क्या होती हैं? देखिए, आपको बात याद रखनी है, पवन शक्तियां बहुत बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, पंखे होते हैं। देखिए, आप इस बात को आपको याद रखना है कि ऐसे पवन ऊर्जा का उपयोग पवन शक्तियों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, पवन शक्ति हमारे देश में गुजरात और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां वर्ष भर हवाएं तेजी से चलती हैं। यानी इन पवन शक्तियों को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां जो पवनें हैं, हवाएं हैं, वर्ष भर तेजी से चलती हैं। अब जब पवनें तेजी से चलेंगी तो फिर ये पवन शक्ति घूमेगी, और जब पवन शक्ति घूमेगी तो फिर तुम्हें पता है पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग फिर हम उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसकी पवन ऊर्जा जो है, हवा की जो गतिज ऊर्जा है, उसका उपयोग हम विद्युत बनाने में कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में याद रखना है। पवन ऊर्जा संयंत्र क्या है? देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र के द्वारा, अब देखिए दो चीजें और इसमें समझनी है। अब एक शब्द आया था, मैं तुम्हें बता रहा था पवन शक्ति। ये पवन शक्ति क्या है आपको पता है? मैं इनका एक बार आपको एक थोड़ा सा विशिष्ट चित्र बना देता हूँ। पवन शक्ति क्या है? देखिए, पवन शक्तियां जो है कुछ इस तरह की होती हैं, आपने शायद ना देखी हो, लेकिन आप इनको देख सकते हो। आप जब भी कभी इधर गुजरात की साइड इस तरह से ये हमारे बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं, इस तरह से इन पर देखिए ये इस तरह की ब्लेडें लगी होती हैं। पवन शक्तियां कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती है पवन शक्तियां। तो ये क्या होता है कि इन पवन ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से देखिए हम पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए क्या सहायक होता है? पवन शक्ति से। देखिए, पवन शक्तियों को, यानी पवन शक्ति जो है पवन ऊर्जा का उपयोग करके किसमें? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे इन पवन शक्तियों को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर वर्ष भर हवाएं तेजी से चलती हों। तब क्या होता है? देखिए, एक बात नहीं कि एक शक्ति होती है, एक पवन शक्ति नहीं होती, ये कई सारी पवन शक्तियों को इस तरह से, बहुत सारी, मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं मैं कि इस तरह से बहुत सारी पवन शक्तियों को एक साथ रोपित किया जाता है। तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा था कि पवन शक्तियां कुछ इस तरह की होती हैं। और आपको ये बात बेसिकली याद रखनी है कि जब हम एक से अधिक पवन शक्तियों को एक साथ लगाते हैं तो इसको पवन शक्ति पैनल कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है। पैनल का मतलब एक से अधिक। तो इस तरह से इन पवन शक्तियों को खुली जगह में इस प्रकार लगाया जाता है कि जहां वर्ष भर हवाएं तेजी से चलती हों। जब हवाएं चलती हैं तो हवा की जो गतिज ऊर्जा है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में
इसका उपयोग किया जाता है। यानी पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। अब इससे हम बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। पवन चक्की के द्वारा हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, हम मोटर बना करके कुएं से पानी खींच सकते हैं, आटा पीस सकते हैं। तो इस तरह से जब ये पवन ऊर्जा हमारी गतिज ऊर्जा, जो पवन पानी की जो हवा की सॉरी जो गतिज ऊर्जा है, जब ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी तो फिर विद्युत के द्वारा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा देश का पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की का उपयोग या पवन चक्की के माध्यम से पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में 5वां स्थान है। देखिए डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर हर वर्ष भर हवाएं तेजी से चलती हैं, तो वहां पर पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत के निर्माण में किया जाता है। तो हमारे देश का इस क्रम में 5वां स्थान है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र है, जहां पर वर्ष भर हवाएं तेजी से चलती हैं और इन पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। इस प्रकार का संयंत्र, इस प्रकार का साधन पवन ऊर्जा संयंत्र चला। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। देखिए एक बात और आपको याद रखनी है, एक बात आपको और याद रखनी है कि एक बात आपको और याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? देखिए हमारे देश में पवन चक्की के द्वारा 50 हर्ट्ज यानी पवन से 50 हर्ट्ज विद्युत ऊर्जा बना। तो ये क्या था हमारे देश में, क्योंकि इसका 5वां स्थान है, इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे देश में पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा के निर्माण में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति तक की हम विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए आगे। सौर ऊष्मा, सौर ऊष्मा संयंत्र। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सौर ऊष्मा संयंत्र। देखिए सौर ऊष्मा संयंत्र क्या होते हैं? देखिए सौर ऊष्मा संयंत्र क्या है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों हो, अब चूंकि हमारे पास प्रकाश का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत तो सूर्य था, सूर्य से जब ये प्रकाश की किरणें हम तक आती हैं तो हम सौर ऊष्मा का उपयोग किसमें कर सकते हैं? विद्युत बनाने में, विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको याद रखना है, सौर ऊष्मा संयंत्र के द्वारा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को या सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम लेंसों और दर्पणों, देखिए मैंने तुम्हें बताया था जब हमने 9वें चैप्टर में लेंस और दर्पण को पढ़ा था कि कुछ ऐसे दर्पण और लेंस होते हैं जो सूर्य से आने वाली अनंतों प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। और हमने देखा था, क्योंकि हमने अभिसारी लेंस पढ़ा था, अभिसारी लेंस में तुमने देखा होगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारी लेंस एक पॉइंट पर, देखिए सूर्य से कितनी लाखों करोड़ों किरणें आती हैं, लेकिन अभिसारी लेंस जो है, क्योंकि अभिसरित करना, अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक लाल पॉइंट पर, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अब हम क्या काम करें उसके नीचे, कुछ क्या काम करें उसके नीचे, हम कोई दिया सलाई या कुछ कागज के टुकड़े रख दें तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं इनमें आग लगने लगती है। तो क्या होता है सौर ऊष्मा संयंत्र में? सौर ऊष्मा संयंत्र में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पणों तथा लेंसों के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है। जब इनको एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो इनको एक बिंदु पर केंद्रित करके इनसे ऊष्मा इकट्ठी की जाती है और ऊष्मा को भाप में बदला जाता है, भापों को फिर टरबाइनों पर डाला जाता है। टरबाइनें जब घूमती हैं तो फिर विद्युत का उत्पादन होगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा, विद्युत ऊर्जा को विद्युत बनाना होगा। कुछ बात समझ में? दोबारा सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं सौर ऊष्मा संयंत्र। देखिए सौर ऊष्मा संयंत्र क्या है? सौर ऊष्मा संयंत्र में हम सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पणों तथा लेंसों के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं। एक बिंदु पर केंद्रित करने के बाद इनसे हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऊष्मा से फिर हम भाप बनाई जाती है, भाप को फिर टरबाइनों पर डाला जाता है। जैसे टरबाइनों पर भाप को डाला जाएगा, टरबाइनें फिर घूमने लगेंगी, तेजी से घूमेंगी, और टरबाइनें जब तेजी से घूमेंगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनसे विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन। अगला सौर प्रकाश वोल्टेज है। सौर प्रकाशीय वोल्टी सेल या सौर प्रकाशीय वोल्टी संयंत्र, एक ही मतलब है दोनों का। देखिए सौर प्रकाशीय वोल्टी संयंत्र या सौर प्रकाशीय वोल्टी सेल क्या होता है? हमने देखा है कि आजकल हमारे घरों में देखिए क्या होता है, हमारी घरों के छतों पे आपने बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें लगी देखी होंगी। ये प्लेटें क्या होती हैं?
ये प्लेटें ही तो सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्र कहलाता है। हमारे घरों की छतों पर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और फैक्ट्रियों की छतों के ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े पैनल लगे देखे होंगे, जो प्लेटें लगी होती हैं वो सौर प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होता है देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। सौर प्रकाश वोल्टेज सेल या सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्रों को खुले मैदानों पर या घरों की छतों पर इस प्रकार लगाया जाता है कि सूर्य का प्रकाश उन पर सीधा आपतित हो। ऐसा नहीं है कि कुछ पेड़ वेड़ है उनके नीचे, नहीं, यानी इस तरह उनको सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्रों को खुले मैदानों पर या घरों की छतों पर इस प्रकार लगाते हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरणें पर सीधी आपतित हो। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इन संयंत्रों पर आपतित होती है तो इनके अंदर क्या होते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। ये प्रकाश वोल्टेज सेल क्या काम करते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश में से फोटोन को ग्रहण कर लेते हैं। हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था मैंने चैप्टर में, क्या बताया था किसने, चौथा नियम क्या था भाई, पहला तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, फिर मैक्सवेल का गणितीय सिद्धांत था, और फिर चौथा क्या था, मैक्सवेल का प्लांक नियतांक था। प्लांक नियतांक के अनुसार क्या है, प्लांक नियतांक के अनुसार प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे पैकेट नहीं होते हैं, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जब हम सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्रों को खुले मैदानों पर या छतों पर इस प्रकार लगाते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी इन पर आपतित हो, तो ये क्या काम करते हैं, सौर प्रकाश वोल्टेज जो संयंत्र हैं ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में से फोटोन को ग्रहण कर लेते हैं। तब क्या होता है, क्योंकि इन सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्रों में क्या होते हैं, सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं। ये सौर सेल क्या काम करते हैं, सौर सेल जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की कणों में से फोटोन को या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो ये कण, ये इलेक्ट्रॉन कैसे गतिशील होने लगते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। जब ये आवेशित होंगे तो फिर विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा, विद्युत ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करते हैं। तब रात्रि के समय हम उनको उपकरणों से जोड़ करके रात्रि के समय हम प्रकाश के रूप में उनका उपयोग कर लेते हैं। कुछ बात समझ में आई, एक बार दोबारा सुन लीजिए। देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं, इसमें प्रश्न बनता है, एक प्रश्न है क्या, सौर पैनल क्या है। देखिए आपको याद रखना है, जब हम एक से अधिक, अब देखिए सौर सेल ही तो होते हैं, जो प्लेटें छतों पर लगी होती हैं सौर सेल लगे होते हैं, इनके अंदर सौर सेल होते हैं। सौर सेल क्या काम करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में से उस प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिनको हम फोटोन कहते हैं। जब ये इनको अवशोषित करते हैं तो अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि जो सौर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील होने लगते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब एक प्रश्न मैं तुम्हें बता रहा था, वो क्या था, सौर पैनल क्या है। देखिए जब एक से अधिक सौर सेलों को एक साथ पैनल के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे हमने पवन चक्कियों को जोड़ा था, जब एक से अधिक सौर सेलों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया को सौर पैनल कहते हैं। तो अब तुमसे पूछा जाए सौर पैनल क्या, तो आपको लिखना है जब एक से अधिक सौर सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सौर पैनल कहते हैं। और ये सौर सेल या सौर पैनल सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके सौर ऊर्जा का किसमें उत्पादन करता है, किसमें रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग फिर हम रात्रि के समय अपने घरों में प्रकाश के रूप में, बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, जो हमारे घरेलू उपकरणों को उनको काम में लेते हैं। तो इस तरह से सौर प्रकाश वोल्टेज सेल क्या है, ये सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्र या सेल। आपको याद रखना है सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्र जो है, मैं सौर प्रकाशीय वोल्टेज संयंत्रों को खुले मैदानों पर या घरों की छतों पर इस प्रकार लगाया जाता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पर सीधी आपतित हो। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इन पर सीधे आपतित होती हैं तो इनके अंदर सौर सेल पाए जाते हैं। ये सौर सेल सूर्य के प्रकाश में से फोटोन को ग्रहण कर लेते हैं और उसमें से, जिससे उनका में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील हो जाते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं, जिससे सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग रात्रि के समय विद्युत के प्रकाश के रूप में करते हैं। एक प्रश्न जो मैंने आपको अलग से बनाया था, आपको नोट बना के लिखना है, सौर पैनल क्या होता है, जब एक से अधिक सौर सेलों को एक साथ संयोजित करके जोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को सौर पैनल कहते हैं। और सौर पैनल क्या है, एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसा साधन है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिए, अब है मेरे हिसाब से ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है समझिए।
वैसे आप इसको पढ़ चुके हो 9वीं क्लास में, एक बार और मैं आपको अच्छी तरह यहाँ ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखिए हमने इनको छोटी क्लास यानी 9th क्लास में पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेकिन इसको हम उदाहरण से विस्तार से पढ़ेंगे आज। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखिए आपको इस बात को पता है, इस बात को आप भली बात जानते हो कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। हम ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब तुम कहोगे कि इस तरह से टोटल जो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा है, इस तरह से जो निकाय की टोटल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। अब देखिए मैंने विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। भाई हमारे पास ऐसे बहुत से साधन थे जो ऊर्जाओं को रूपांतरण करते थे। हमने विद्युत जनित्र का पढ़ा, विद्युत जनित्र एक ऐसा साधन था, ऐसी युक्ति थी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती थी। सौर प्रकाश वोल्टेज सेल अभी हमने पढ़ा है, एक ऐसा साधन है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोयला ऊर्जा संयंत्र क्या है? कोयला की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल संयंत्र क्या है? जल की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ रहे बात को? तो ये अलग अलग जो संयंत्र हैं ये अलग अलग ऊर्जाओं को अलग अलग रूपों में रूपांतरित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऊर्जा को अब उसको रूपांतरित करने से वो घट गई, वो खत्म हो गई। हाँ, तो अगर किसी एक रूप में ऊर्जा का कुछ क्षय होता है तो दूसरे में उसकी बढ़ोतरी भी तो होती है। इस तरह से संपूर्ण निकाय की जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आपको ये बात समझ में है, ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में संपूर्ण निकाय की जो टोटल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, वो संरक्षित रहती है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से ही समझेंगे कि इस तरह से हमने पढ़ा है कि भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम में जो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। ना तो हम लोग इनको उत्पन्न कर सकते ऊर्जाओं को, ना इनको नष्ट कर सकते। हाँ, इनको हम एक रूप से दूसरे भोजन खाया, हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त हुई, काम किया, वो ऊर्जा निकल गई। संपूर्ण ब्रह्मांड में ही है ऊर्जा, समझ रहे हो? तो ऊर्जाओं का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इनको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही इनको हम उत्पन्न कर सकते हैं, यही तो ऊर्जा संरक्षण नियम है। इस तरह से टोटल ब्रह्मांड की निकाय की जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। अब यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को एक उदाहरण से समझ, देखिए कैसे। मैंने ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए एक स्प्रिंग ली है। देखिए इसके बारे में, ये कोई दीवार है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको और पतला करना है, तो ज्यादा बड़ा दीवार। यहां से देखते हैं, देखिए ये कोई दीवार है, इस दीवार से लिख देना आता है, दीवार कोई बड़ा नहीं। इस दीवार से मैंने क्या काम किया है, एक स्प्रिंग को जोड़ दिया है और स्प्रिंग से के अंतिम सिरे पर मैंने आयत के आकार का एक एन द्रव्यमान की पिंड वस्तु इस पर लगा दी। ठीक है, ये स्थिति इसकी ये है। फिर क्या काम किया मैंने, देखिए इस एन द्रव्यमान के टुकड़े को इस स्प्रिंग के अंतिम छोर से जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या काम करूं, पहले मैं चित्र बना लेता हूं पूरा, फिर तो मैंने तो दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, ये स्थिति इसकी दी है और ये इसकी स्थिति है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मैंने ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए क्रियाकलाप किया, एक प्रैक्टिकल किया है, एक प्रयोग किया है। मैंने एक दीवार के सहारे एक स्प्रिंग को जोड़ दिया है। स्थिति ये में स्प्रिंग के अंतिम छोर पर एक एम द्रव्यमान आयत के आकार का एक एम द्रव्यमान का टुकड़ा इसको लगा दिया है। इस एम द्रव्यमान के टुकड़े पर मैं दीवार की तरफ विवेक, देखिए इधर की तरफ बल लगा रहा हूं, विवेक से इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं। ठीक है, तो जब देखिए मैं क्या काम करूं कि स्थिति ए में
जब स्प्रिंग के अंतिम छोर पर रखे एम द्रव्यमान के टुकड़े पर मैं दीवार की तरफ, इधर की तरफ, देखो तीर का निशान इंगित कर रहा है कि ये जो वेग है इसको इस तरह से दबाया जा रहा है, इस एम द्रव्यमान के टुकड़े से इस दबाया जा रहा है। तो जब देखिए, अब देखिए पहली स्थिति में हम लोग समझते हैं, इस स्थिति में क्या है बताओ आप नोटिस करके, हमने पढ़ा था जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती थी। जैसे हमने सरल लोलक के द्वारा स्थिति ऊर्जा को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर वो बी बिंदु पर आ जाता था साम्यावस्था में। बी बिंदु पर तो इसकी स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम थी और गति ऊर्जा नगण्य थी, परंतु जैसे स्थिति ऊर्जा में उसने स्थिति में परिवर्तन करना चाहा तो वो गति करके कहाँ गया? वो गति करके यहाँ गया। कहाँ? ए बिंदु पर, जो साम्यावस्था की स्थिति थी। अब जो साम्यावस्था की स्थिति थी, उस स्थिति ए जिसको हमने नाम दिया था, उस स्थिति पर क्या हो गया था? उसकी गति ऊर्जा तो मैक्सिमम हो गई थी और स्थिति ऊर्जा उसकी अधिक हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बाद फिर उसने गति ऊर्जा के कारण फिर अपनी स्थिति में परिवर्तन गति करना चाहता था और वो सी बिंदु पर पहुंच गया था। सी बिंदु पर क्या हो गया था? उसकी स्थिति ऊर्जा पुनः अधिकतम हो गई थी और उसकी गति ऊर्जा नगण्य हो गई थी। तो देखिए यहाँ होता क्या है, स्प्रिंग की ए स्थिति में हमने क्या काम किया? एम द्रव्यमान के आयत आकार का टुकड़ा लिया है, उस पर विवेग हमने दीवार की तरफ लगाया है। तो जब इस पर विवेग हम आरोपित करते हैं तो जब इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग इस स्थिति में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इस स्थिति में आने पर क्या होगा? इसका जो वेग है वो तो नगण्य हो जाएगा, 0। और यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई कम हुई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक हम यहाँ तक था ये, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक माप के देखूं और इसमें क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का एक्स विस्थापन उत्पन्न हो गया। समझ रहे बात को? इसमें इसका वेग तो नगण्य हो जाएगा और इसमें जो विस्थापन है वो एक्स विस्थापन उत्पन्न होगा, क्योंकि पहले तो स्प्रिंग इतनी अवस्था में, फिर इसको मैंने दबा रखा है तो बल लगाने से इस पे क्या हुआ? वेग को इधर दबाने से स्प्रिंग को उसकी स्थिति में परिवर्तन, देखिए इनके बीच में इसका आकार छोटा है अर्थात एक्स विस्थापन उत्पन्न होगा। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थिति ऊर्जा थी ई इक्वल टू मैक्सिमम थी, अधिकतम थी, परंतु जब इसकी स्थिति ऊर्जा अधिक थी और गति ऊर्जा इसकी लगभग नगण्य थी। समझ रहे बात को? लेकिन अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया इसने, स्थिति में परिवर्तन कर लिया तो इसका विस्थापन एक्स उत्पन्न हो गया इसमें। अब इस स्थिति में क्या होगा? जो ईके है वो तो मैक्सिमम हो जाएगी, गति ऊर्जा तो अधिक हो जाएगी। समझ रहे हो? और इसकी जो स्थिति ऊर्जा ईपी है वो नगण्य हो जाएगी। फिर क्या करेगा? अब इसकी गति ऊर्जा दिखे तो ये स्प्रिंग अपनी साम्यावस्था में आने चाहेगा। भाई दबी हुई स्प्रिंग को हमने देखा था, जब रबर को खींचते हैं तो अपनी साम्यावस्था में आने का प्रयत्न करता है, जब छोड़ देते तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब स्प्रिंग को हमने दबा रखा है, इस पर विवेग जो हमने आरोपित किया था, इससे स्प्रिंग, अब इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की? जब एम द्रव्यमान के किसी टुकड़े पर विवेग आरोपित किया जाता है तब उसकी गति ऊर्जा 1/2m² होगी कि नहीं होगी? अर्थात इसकी गति ऊर्जा ये होगी। परंतु क्या होगा? इस गति ऊर्जा के कारण इसमें एक्स विस्थापन उत्पन्न हुआ है, तो दबाने से एक्स विस्थापन उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ है? आपको हिंदी में लिखना है। जब एम द्रव्यमान के आयत के आकार के वस्तु पर विवेग आरोपित किया जाता है, स्प्रिंग पर आरोपित किया जाता है, तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? 1/2m² होगी। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? उसकी गति ऊर्जा 1/2m² होगी। अब देखिए इस स्थिति में आने पर यहाँ से यहाँ तक ये दबा दिया तो इसकी ये स्थिति हो गई। अब इसमें एक्स विस्थापन उत्पन्न हो गया और इसका जो वेग है वो नगण्य हो गया। तब इसकी कौन सी स्थिति ऊर्जा? गति ऊर्जा बढ़ गई। अब गति ऊर्जा के कारण ये फिर गति करना चाहेगा, और गति करना चाहेगा तो फिर अपनी साम्यावस्था में आएगा कि नहीं? साम्यावस्था में आएगा तो फिर इसमें स्प्रिंग में फैलाव होगा, संपीड़न होगा। संपीड़न आने के बाद फिर ये अपनी सी स्थिति पर आ जाएगा। इस स्थिति में फिर वही कंडीशन होगी, स्थिति ऊर्जा इसकी अधिकतम हो जाएगी और गति ऊर्जा जो ई के है वो नगण्य हो जाएगी। तब क्या होगा? तब उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होगा? उसकी स्थिति ऊर्जा ई 1/2 होगी, सॉरी x² होगी। क्यों x² क्यों हुई है? क्योंकि यदि स्प्रिंग का नियतांक के हो, भाई हमने उसमें यही तो पढ़ा था, यदि स्प्रिंग का नियतांक के हो तब एक्स विस्थापन के कारण एक्स विस्थापन उत्पन्न हुआ है, एक्स विस्थापन के कारण उसकी स्थिति ऊर्जा ये हो जाएगी, अर्थात इस इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1/2x²। फिर अपनी साम्यावस्था में आने के बाद वही कंडीशन आ जाएगी दोबारा। तो इस तरह से स्प्रिंग को हम दबाएंगे तो ये स्थिति आ जाएगी और स्प्रिंग पर अपनी साम्यावस्था में आएगी, ये फिर वही कंडीशन दबाएंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। इस तरह से कभी गति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, स्थिति ऊर्जा नगण्य हो जाती है,
कभी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, कभी स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरह से ऊर्जाओं में लगातार परिवर्तन तो होता है, रूपांतरण तो होता है, परंतु टोटल स्प्रिंग की जो ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा और यांत्रिक, गतिज ऊर्जा और अर्थात यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, संरक्षित रहती है। ना तो अगर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरह से स्प्रिंग की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार अगर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा तथा, हिंदी में लिखना है, इस प्रकार स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा आप लिखना है, ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूं, एवं स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैसी रहती है? संरक्षित रहती है, ठीक है। कभी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, कभी स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार यदि गतिज ऊर्जा डेल ई के तथा स्थितिज ऊर्जा डेल ई पी, ठीक है, तो इन दोनों का मान है वो स्थिर रहेगा। अगर हम परिवर्तन की बात करें, क्योंकि परिवर्तन क्यों हो रहा था इसमें, कभी तो गतिज ऊर्जा अधिक हो रही थी, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही थी, कभी स्थितिज ऊर्जा अधिक हो रही थी, गतिज ऊर्जा कम हो रही थी। इस प्रकार डेल ई के बराबर माइनस डेल ई पी, इसको देख लेना, डेल ई के प्लस डेल ई पी बराबर 0, ठीक है। तो ये टोटल आप देख रहे हो, इस तरह से टोटल यांत्रिक ऊर्जा बराबर डेल ई के प्लस डेल ई पी बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। आप इसको इतने लिखने की जरूरत नहीं। तो एक बार आपको मैं और दोबारा आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको याद रखना है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण के नियम है। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार संपूर्ण निकाय की जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, ठीक है। फिर क्या करा हमने फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए एक क्रियाकलाप किया, एक प्रैक्टिकल किया। हमने क्या काम किया, एक दीवार के सहारे एक स्प्रिंग को लिया है। स्प्रिंग के अंतिम छोर पर मैंने आयत के आकार का एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखी है, उस पर विवेक दीवार की तरफ मैंने आरोपित किया है। तो देखिए, जब हमने इस पर विवेक लकड़ी के टुकड़े को इस पर आरोपित किया था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम थी, गतिज ऊर्जा नगण्य थी। फिर जब मैंने एम द्रव्यमान के टुकड़े पर विवेक दीवार की तरफ लगाया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ था, तो उसमें एक्स विस्थापन उत्पन्न हो गया और स्प्रिंग की छोटी हो जाएगी इसके अपेक्षा। यही यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन ही तो एक्स विस्थापन है। अब उस स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, मैक्सिमम, और गतिज ऊर्जा तो इसकी अधिकतम हो गई, स्थितिज ऊर्जा इसकी नगण्य हो गई। तो अब जो हमने पहली स्थिति, इस स्थिति में क्या होगा, यदि एम द्रव्यमान के किसी वस्तु पर विवेक दीवार की तरफ आरोपित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 होगी, ठीक है। परंतु क्या हुआ है कि जब हम एम द्रव्यमान के टुकड़े पर विवेक आरोपित करते हैं तो उसकी में एक्स विस्थापन उत्पन्न होता है। एक्स विस्थापन उत्पन्न होने से यदि स्प्रिंग का नियतांक k हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 1/2 k² होगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार फिर क्या होगा, इस गतिज ऊर्जा के कारण ये अपने इस गति करना चाहेगा, अर्थात जो स्प्रिंग है वो अपने में संपीड़न करना चाहेगी, प्रसार करना चाहेगी, फैलना चाहेगी, तो अपनी सी स्थिति पर आ जाएगी। उस स्थिति में फिर स्थितिज ऊर्जा इसकी अधिकतम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा नगण्य हो जाएगी। इस प्रकार कभी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है तो कभी स्थितिज ऊर्जा नगण्य हो जाती है, कभी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रकार ऊर्जाओं का जो टोटल निकाय है, इस प्रकार जो टोटल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि गतिज ऊर्जा कभी अधिक हो गई तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अधिक हो गई तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। इस प्रकार जो स्प्रिंग की संपूर्ण ऊर्जा है, स्प्रिंग की जो टोटल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप इसको गणित के रूप में लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को इस तरह लिखते हैं। इसको जब यहाँ से यहाँ तक 0 करेंगे तो डेल के बराबर ही हो जाएगी। टोटल जो ऊर्जा है डेल ई एम बराबर हो जाएगा डेल ई प्लस डेल ई पे, ठीक है। बस